आइए प्रोसेस को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोसेस ड्रिवन चैनल पर। हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे प्रोडक्ट सीरियलाइजेशन के एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेशंस के बारे में, जो रेगुलेशंस हैं यूरोप के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूएफएमडी क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। यूएफएमडी स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनियन फॉल्सिफाइड मेडिसिन डायरेक्टिव। ये 2001/62/EU डायरेक्टिव में लिखा हुआ है और 2011 में यूरोपियन यूनियन ने इसे सबसे पहले ऑफिशियल जर्नल ऑफ यूरोपियन यूनियन में पब्लिश किया था। इसके 5 साल बाद इसका नेक्स्ट वर्जन, जिसको डेलीगेटेड रेगुलेशन कहा गया, फैब 2016 में पब्लिश किया गया। इसी डेलीगेटेड रेगुलेशन में सेफ्टी फीचर्स की बात की गई है। ये डायरेक्टिव इफेक्ट में 9 फरवरी 2019 को आई। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इस डायरेक्टिव में लिखा था वो सब यूरोप की सारी कंट्रीज में रेगुलेटेड हो गया 9 फरवरी 2019 के बाद। हर प्रेस्क्राइब मेडिसिन और कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन भी यूरोपियन कंट्रीज में बेचने के लिए डेलीगेटेड रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी हो गया इस डेट के बाद। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि डायरेक्टिव और रेगुलेशन दो अलग चीजें हैं। डायरेक्टिव पब्लिश की जाती है एज ए सजेशन सभी यूरोपियन कंट्रीज के लिए, और उसके बाद इनको जब एनफोर्स में लाया जाता है तब इन्हें रेगुलेशंस बना दिया जाता है। रेगुलेशंस बनने के बाद सभी कंट्रीज को ये मैंडेट हो जाता है कि हर प्रोडक्ट की सेल पे इन रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं किया जा सकता। अब जानते हैं कि ईयूएफएमडी में प्रोडक्ट सीरियलाइजेशन के बारे में क्या लिखा है। ईयूएफएमडी का एम फॉल्सिफाइड मेडिसिन, जो कि खराब मेडिसिन होती हैं या काउंटरफिटिंग मेडिसिन बोल सकते हैं, मतलब फॉल्सिफाइड मेडिसिन जो कि प्रेस्क्राइब या ओवर द काउंटर दोनों मेडिसिन हो सकती हैं। और इन दोनों के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि किस टाइप की मेडिसिन होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको एक लिंक दिख रहा होगा, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं इन काउंटरफिटिंग ऑफ मेडिसिन को रोकने के लिए, इनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो एक जो सबसे खास चीज है, जो यूनिक है ईयू मार्केट की रेगुलेशंस में, कि हर सेलेबल यूनिट पर टेम्पर एविडेंस होना जरूरी है। टेम्पर एविडेंस का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर से लेके और पेशेंट तक या कंज्यूमर तक कोई हर प्रोडक्ट सील पैक होना चाहिए। अगर उसकी सील टूटती है तो वो लाइक फार्मेसी पे या कहीं भी उसको ना फिर कोई खरीदे और ना उसको बेचना अलाउड है। ये इलीगल हो जाएगा अगर टेम्पर एविडेंस से छेड़खानी की गई है इन द सप्लाई चेन। इसके बाद एक दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कही गई यूनिक आइडेंटिफायर के बारे में। यूनिक आइडेंटिफायर के 4 पार्ट्स हैं और इन चारों पार्ट्स को मैं अभी डिस्क्राइब करता हूँ। कि जो उसका पहला जो पार्ट है वो है प्रोडक्ट कोड। ये एक यूनिक प्रोडक्ट कोड है जो कि हर तरह के आइटम या उनके लेबल को बताता है। यहाँ पे लेबल कहने का मतलब है कि ये पैकेजिंग लेवल हो सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल लेवल हो सकता है आइटम का, उसके बाद बंडल लेवल हो सकता है, फिर केस लेवल हो सकता है और पैलेट लेवल हो सकता है। तो आप प्रोडक्ट कोड को एक स्टॉक कीपिंग यूनिट का नाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह के प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट कोड डिफाइन करता है। जो सेकंड चीज यूनिक आइडेंटिफायर में आती है वो होता है सीरियल नंबर। ये एक रैंडमली जनरेटेड अल्फान्यूमेरिक कोड है जो हर इंडिविजुअल पैक का नाम होता है। ओके, इसके बाद जो थर्ड चीज इंपॉर्टेंट है वो है लॉट एंड बैच नंबर। एक अल्फान्यूमेरिक नंबर, यूनिक कैरेक्टर सेट जो आइडेंटिफाई करे एक सिंगल रन में पैक किए गए प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सिंगल रन में पैक किए जाने चाहिए। ठीक है, तो तभी उसको एक लॉट बोला जाता है कि हमने
एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक डेफिनेट टाइम फ्रेम के अंदर पैकेज किया है। ओके, और इसके अंदर मल्टीपल इंडिविजुअल पैक्स हो सकते हैं और इसके अंदर एग्रीगेशन किया जा सकता है। सो मतलब हमको एक लॉट का ध्यान देना चाहिए कि एक लॉट है वहाँ पे। ओके, उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है यूनिक आइडेंटिफायर का, वो है एक्सपायरी डेट। ये वो डेट है जिसके बाद आपको मेडिसिन यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ कंट्रीज को नेशनल रिम्बर्समेंट नंबर भी चाहिए होता है, जो कि फिफ्थ पार्ट बन सकता है। ये कुछ ही कंट्रीज में चाहिए, हर कंट्री में इसको नहीं चाहिए यूरोप की। तो और इसको भी आगे चल के GS1 कि अगर हम सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें तो इसकी भी आगे चल के जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि ईपीसीआई इसके अंदर मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हमको GS1 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही पड़ता है। अगर हम GS1 स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम ईपीसीआईएस में हमें इशू आता है। उसके लिए भी मैंने ईपीसीआईएस के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी ये पार्ट मैंने बताए, चारों पार्ट के बारे में, यूनिक आइडेंटिफायर के, ये चारों चीजें, और पांचवा अगर है नेशनल रिइंबर्समेंट नंबर, तो इसको GS1 डाटा मैट्रिक्स कोड और ह्यूमन रीडेबल कोड दोनों फॉर्म्स पे हर एक सेलेबल यूनिट पे प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, और इस प्रिंट की क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए एट द टाइम ऑफ फार्मेसी जब उसको स्कैन कर रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब एट द एंड कंज्यूमर खरीदने जाए आपका प्रोडक्ट और वहां पे आपको पता चले कि फार्मेसी पे जब फार्मासिस्ट उसको स्कैन कर रहा है तो वो स्कैन नहीं हो रही है, क्योंकि अगर वो स्कैन नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट आपको रिटर्न मिल जाएगा, उसका कोई भी यूज नहीं रह जाएगा, और जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस प्रोडक्ट को फार्मेसी तक पहुंचाने में, सब वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं कि सीरियलाइजेशन करने से एक्चुअली हुआ क्या है। पहले किसी भी एक प्रोडक्ट्स के इंडिविजुअल पैक को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं था। तो कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर हम कुछ पैकेट्स को उठा लें या फिर रिमूव कर दें, या फिर कुछ सैम्पलिंग के लिए हमने ले लिया या चेक करने के लिए ले लिया, या कुछ नंबर्स या कुछ पैकेट डिस्ट्रॉय कर दिए या उनको किसी और पैकेट से रिप्लेस कर दिया, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन सीरियलाइजेशन के बाद हर इंडिविजुअल पैक यूनिक हो गया है, उसके मतलब उसका एक नाम बन गया है, उसका प्रोडक्शन, रिलीज और सप्लाई चेन प्रोसेस कंट्रोल होना ही चाहिए। मतलब एक यूनिक प्रोसेस है उसका, उसने एक यूनिक पाथ, एक यूनिक ट्रेजेडी को फॉलो किया है। तो आप किसी भी तरीके से अ, ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि वहां पे कुछ भी एरर हो, क्योंकि अगर उसके डाटा को कैप्चर करने में कोई एरर हो रहा है तो आप उसको स्टेल नहीं कर पाएंगे। हर इंडिविजुअल आइटम रीडेबल होना चाहिए फार्मेसी पर, वो भी अपनी सारी शेल्फ लाइफ जो होती है, पूरी शेल्फ लाइफ में वो रीडेबल रहना ही चाहिए, वरना तो आइटम को रिटर्न कर दिया जाएगा, जैसे कि मैंने कहा है पहले भी, क्योंकि सेल करना पॉसिबल नहीं है ऐसा आइटम रेगुलेशंस की वजह से। इसका मतलब है कि कोड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी प्रिंट करेंगे और जो डाटा मैट्रिक्स अपडेट करेंगे, उस कोड की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसके बाद हम, जैसे मैंने कहा था, एग्रीगेशन के बारे में बात करेंगे। एग्रीगेशन इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हम लिंक्ड कोड की एक हायरार्की बनाएंगे, जिसमें हर इंडिविजुअल पैक को केस में रखा जाएगा, केस को पैलेट में रखा जाएगा, या पैलेट को और किसी कंसाइनमेंट में रखा जाएगा। मतलब यही हायरार्की फॉलो करनी है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप इंडिविजुअल पैक को सीधा बॉटल में डालें, बॉटल को बंडल में डालें और बंडल को आप कंसाइनमेंट में डालते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एग्रीगेशन करने का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि आप एक चाइल्ड पैरेंट रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि एग्रीगेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यूएफएमडी में, और साथ ही ईयू हब एग्रीगेशन डाटा को एक्सेप्ट भी नहीं करता है। अब ये ईयू हब क्या है? ईयू हब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। ईयू हब ये जो डाटा है वो इंडिविजुअल लेवल पे ही एक्सेप्ट करता है, मतलब आइटम लेवल पे ही वो एक्सेप्ट करेगा, एग्रीगेशन डाटा वो एक्सेप्ट नहीं करता। ओके,
तो एग्रीगेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है सप्लाई चेन और पैकेजिंग के अंदर, क्योंकि ये वन टू वन डिसिप्लिन बनाने में मदद करता है। जितने भी नंबर आपने क्रिएट किए हैं, वो सारे के सारे नंबर्स कहाँ कंज्यूम हुए हैं, कैसे कंज्यूम कंज्यूम हुए हैं, कमीशन हुए हैं या डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो वन टू वन रिलेशनशिप आपको ये मेंटेन रखने में मदद करता है। और इससे आपका डाटा रिकंसिलिएशन भी बहुत ज्यादा मेंटेन रहता है, और जो कि एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है कि डाटा कंसिलिएशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ ऐसा प्रोड्यूस किया है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। तो हर जो सीरियल नंबर आपने जनरेट किया है या सीरियल नंबर आपने दिया है या जो पैकेज आपने प्रिंट किया है, हर किसी के बारे में आपके पास जानकारी रहनी चाहिए। तो यहाँ हम एक बात कह सकते हैं कि रेगुलेशंस के बाद ड्रग मैन्युफैक्चरर्स का प्रोडक्ट बस ड्रग नहीं रह गया, वो ड्रग प्लस डाटा बन गया है। क्योंकि अगर किसी भी इंडिविजुअल पैक का डाटा सही नहीं है, तो उसको आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते। इसका मतलब सिंपल सिंपल हो गया कि जितनी भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो फार्मा प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, उन मैन्युफैक्चरर्स का प्रोडक्ट ही बदल गया। अब केवल प्रोडक्ट बनाना इज नॉट द वे। आपको प्रोडक्ट के साथ सही डाटा भी क्रिएट करना है, और डाटा और प्रोडक्ट ही आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर आपका डाटा सही नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ईयू हब के बारे में बताऊंगा। ईयू हब को या ईयू हब को बनाया गया है ट्रैकिंग करने के लिए। जो भी आप इंडिविजुअल आइटम को सप्लाई चेन के अंदर डालेंगे, उसका ट्रैकिंग करना भी उतना ही जरूरी है जितना उसको क्रिएट करना जरूरी है। तो उसको ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम जो बनाया गया है यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन के द्वारा, उसको ईएमवीओ बोला जाता है, यूरोपियन मेडिसिन वेरिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जो सिस्टम इन्होंने बिल्ड किया है, उसमें सबसे पहले एक रिपोजिटरी बनाई गई है ईयू हब, जिसको यूरोपियन मेडिसिन वेरिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। अब ये यूरोपियन मेडिसिन वेरिफिकेशन सिस्टम कनेक्टेड रहते हैं मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी। ये लोग ऑनबोर्डिंग पार्टनर्स कहलाते हैं। तो ऑनबोर्डिंग पार्टनर्स जो वो होते हैं जिनके पास मार्केट ऑथराइजेशन होता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ओके, ये सीएमओ नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपके पास एक ही सीएमओ है, मान लीजिए कि आपके पास एक ही सीएमओ है, तो आप उसको मार्केट ऑथराइजेशन दे सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। हमेशा यही रिकमेंडेड है कि आप खुद ही अपना डाटा ईएमवीओ पे अपलोड करें। ओके, तो ईएमवीएस जो है वो कनेक्टेड रहता है नेशनल रिपोजिटरीज से। तो एक एक यूरोपियन का पूरा सेंट्रल रिपोजिटरी हो गया। वो रिपोजिटरी कनेक्टेड है नेशनल रिपोजिटरीज से, और नेशनल रिपोजिटरी से कनेक्टेड है बाकी होलसेलर हो सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या फार्मेसी हो सकती हैं या हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। ये सब नेशनल रिपोजिटरी से कनेक्टेड है। जब आप डाटा या मास्टर डाटा अपलोड करते हैं किसी बैच से रिलेटेड या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड यूरोपियन हब में, वहां पे आपको बताना पड़ता है कि ये सिंगल मार्केट है या मल्टी मार्केट है। और ऑन दिस बेसिस ईएमवीएस मल्टीपल मार्केट्स के साथ या मल्टीपल एनएमवीएस के साथ डाटा शेयर करता है, या किसी एक एनएमवीएस के साथ डाटा शेयर करता है। तो ये जो पूरा सिस्टम यूज किया जाता है, ये प्रोडक्ट की ट्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है, ताकि आप जहां से मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट बना रहा है, वहां से लेके और एट द एंड जब कंज्यूमर तक पहुंचे, या फिर कंज्यूमर से पहले फार्मासिस्ट जब उसको बेच रहा होता है, तब वहां पे वो स्कैन करे। और जब वो स्कैन करता है प्रोडक्ट को, स्कैन करते समय वहां वहां पे वो प्रोडक्ट को डिकमीशन कर देता है। कुछ टाइम एक्चुअल में रहता है उन ऑर्डर्स के लिए जहां पे आप डायरेक्टली डिलीवर करते हो, मतलब पिकअप ऑर्डर्स जो रहते हैं, वहां पे कुछ 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 दिन का टाइम रहता है कि आप उसको वापस से रिकमीशन कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली आप जब प्रोडक्ट को एट द एंड सेल कर रहे हो, आप पूरे सिस्टम में से उसको डिकमीशन कर देते हैं। तो जब आप डिकमीशन करेंगे, वो जो पैक का जो सीरियल नंबर होगा और जो यूनिक आइडेंटिफायर होगा, दैट इज नो मोर वैलिड। ओके, तो इसके बाद जो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे सारी चीज किस तरीके से रिलेटेड है। ओके,
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर से लेके और पेशेंट तक सप्लाई चेन में जितना भी प्रोडक्ट जिस भी तरीके से मूव हुआ है उसमें सारी जानकारी है। उसके बाद जैसे आप देख देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स अपना टेम्पर एविडेंस जो आप देख पा रहे हैं ये ब्लिस्टर्स की फॉर्म में है। यहाँ पे जैसे ही आप दवाई को इन ब्लिस्टर से बाहर निकालेंगे वो एक एविडेंस रहेगा कि हाँ, इससे इसके साथ टेम्परिंग की गई है। तो यहाँ पे ब्लिस्टर्स है और भी फॉर्म्स हो सकते हैं टेम्पर एविडेंस के। एक सील हो सकती है जो आप जब भी प्रोडक्ट को यूज करें आपको उसको खोलना पड़े और तब आप यूज करें। तो बहुत सारे तरीके हैं। तरीकों के बारे में एफएमडी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आप कोई भी टेम्पर एविडेंस का तरीका यूज कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने टेम्पर एविडेंस लगाया, कोडिंग किया। कोडिंग कहने का मतलब है कि उसने अपने सीरियल नंबर और प्रोडक्ट आइडेंटिफायर इन सबको मतलब यूनिक आइडेंटिफायर उसने कोड कर लिया है और उसके बाद उसने वहाँ पे प्रिंट भी कर दिया है हर पैकेट पे। वहाँ पैकेजिंग लाइन पे साथ में उसने एग्रीगेशन भी किया है। एग्रीगेशन और इन सब का डाटा उसने ईयू एफएमडी के डाटाबेस जो ईयू हब जिसको हम बोलते हैं वहां पे डाला है और ईयू एफएमडी का जो भी डाटा है वहां से एनएमवीएस को चला गया। उसके बाद जब आपके पास फिनिश्ड गुड हो जाएगा आप उसको होलसेलर को भेज सकते हैं या वेयर हाउस को भेज सकते हैं। वहां से होता हुआ ये डिलीवर्स के पास जाएगा। डिलीवर्स के ये मतलब डिलीवरीज हो जाएगी फार्मेसीज के पास, पेशेंट के पास, सबसे होलसेलर्स के पास मतलब होलसेलर से होता हुआ डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होता हुआ ये फार्मेसीज या वहां से पेशेंट या डिस्पेंसर्स वहां से डिस्पेंस कर सकते हैं अपना। तो ये एक पूरा फ्लो है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स टू द फार्मासिस्ट और टू द डिस्पेंसर टू द पेशेंट। ये पूरा आप एक बार ढंग से अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोटिवेशन के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर वीडियो नोटिफिकेशन।